प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आर्थिक न्याय के हमारे नियमित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नियमित रूप से कार्य करते जाने के लिए कई मित्रों को यह बताना आवश्यक लगता है कि हम अब अपना समय ठीक 9:30 बजे निर्धारित कर रहे हैं। हमारा यह पूरा प्रयास होगा कि ठीक समय होते ही हम सब लोग यहाँ आएं और आप अपना यह कार्यक्रम सुनना प्रारंभ कर दें और उसमें समय समय पर जो प्रश्नोत्तर हो, जो समस्याएं और समाधान के विषय में चर्चा हो, उसमें सब लोग सहज रूप से सहभागी बने और उनकी प्रतिक्रियाएं भी और समाधान भी सब लोगों के पास नियमित रूप से जाता रहे। मैं अपने इस वैचारिक कार्यक्रम के संबंध में यह भी बताना चाहता हूं कि मूल आर्थिक न्याय की बात तो बहुत छोटी ही लगती है, लेकिन समाज में यही समस्या सबसे विकराल रूप में दिखाई पड़ती है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस समस्या से अछूता नहीं है, तो इसके महत्व को देखते हुए हमें सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मूल रूप से हमारा कथन तो सीधा साधा है, बहुत छोटा सा है। हर व्यक्ति की औसत से ज्यादा संपत्ति पर प्रचलित ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाए और उस कर के अलावा जीएसटी और इनकम टैक्स आदि दूसरा कोई भी कर न लगाया जाए। और अगर हम इसी बात के ऊपर आगे बढ़ते हैं तो मेरा कहना यह है कि औसत सीमा से ज्यादा संपत्ति, धन दौलत हमेशा मुट्ठी भर लोगों के पास रहती है और समाज के बाकी 95% से भी अधिक लोग अभाव, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न, असंतोष और सभी प्रकार के अत्याचारों का शिकार होती रहती है। मुट्ठी भर अति संपन्न लोग जिस प्रकार के कानून चाहते हैं वैसे कानून बनवा लेते हैं। मुट्ठी भर लोगों के पास ये सारी संपत्ति इकट्ठा होना, यह ही न्याय की दृष्टि से पूरी तरह गलत है। लेकिन अगर हम ऐसा मानते हैं तो फिर उसको धरती पर उतारने का तरीका क्या है? इसके ऊपर भी हम लोग रोज बातें कर रहे हैं और रोज का हमारा कथन यही है। अगर उपचार की बात की जाए, समाधान की बात की जाए तो औसत से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाइए और सरकार द्वारा या समाज द्वारा जो भी बजट बनाया जाता है, बजट का पूरा खर्च उसी आमदनी में से काटिए जो संपत्ति कर से प्राप्त होती रहती है और फिर जो शुद्ध लाभ बचे, शुद्ध लाभ कितना बचेगा उसके ऊपर कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है। जितना भी शुद्ध लाभ बचे
उसके ऊपर सभी नागरिकों का, सभी व्यक्तियों का समान जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। और वह उस खर्च को काटने के बाद जो शुद्ध लाभ बचे वह भी समाज के सब लोगों की संयुक्त आमदनी होनी चाहिए। और इसलिए लाभांश के रूप में बिना किसी भेदभाव के उस लाभ को बांटते रहना चाहिए। और अगर यह लाभ निरंतर बिना रुके बढ़ता रहेगा तो मेरा कहना यह है कि समाज के सामने कभी भी अभाव की स्थिति पैदा नहीं होगी। आपको बांटने के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी और एक व्यक्ति को सुखी जीवन जीने के लिए जितना मिनिमम न्यूनतम धन आवश्यक है वह भी हर व्यक्ति को प्राप्त होता रहेगा। तो बंधुओं, आर्थिक न्याय की जो मूल बात है वह तो इतनी ही है। लेकिन फिर आप देखेंगे कि आर्थिक न्याय की बात के साथ साथ समाज में शादी ब्याह के लिए, दूसरे कामों के लिए निरंतर खर्चों की जरूरत पड़ती रहती है, कभी किसी की कम कभी किसी की ज्यादा। इसका भी हमने बड़ा न्याय संगत समाधान निकाला है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज जिस प्रकार से समाज के नाम पर सत्ता चलाने का अधिकार है, आर्थिक नीतियां बनाने का अधिकार, यह केवल उन देशों के राजनेताओं के हाथ में होता है। अर्थात आप राजनीति से प्रभावित हुए बिना अर्थनीति और अर्थनीति को प्रभावित किए बिना राजनीति की चलाने की बात यह अर्थहीन बात होती है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए मैं यही कहता हूं कि आज के चुनावों के समय अगर राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले झूठे सच्चे वादों को आप ध्यान में रखते हैं तो फिर उनकी सच्चाई तक भी आपकी समझ जानी चाहिए। केवल घोषणाएं कर देने से समाज का कल्याण नहीं होता। घोषणा करने वालों की जबान के ऊपर कोई लगाम है ही नहीं। आज तो सारे राजनीतिक दल बंदर बांट कर रहे हैं, बस हमारी सत्ता आनी चाहिए, हमारी सत्ता आनी चाहिए। अपने को सत्ता में लाने के लिए सारी धोखाधड़ी, सारा फरेब, सारा पाखंड, सारी बेईमानी सभी लोग करने को तैयार हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा और लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। सच्चा और झूठा यह तो समाज को खुद भी समझ में आ जाता है। और जब सब लोगों ने समझदार बनने की बात को स्वीकार कर लिया है तो फिर न कहने की कोई बात भी नहीं। इसलिए बंधुओं, आज अगर आपको बारीकी से आर्थिक न्याय की स्थितियों पर ध्यान देकर समझना है तो समय समय पर ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं राजनीतिक दलों द्वारा की जाती हैं, इनके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कोई भी राजनीतिक दल अगर चुनाव में कोई घोषणा करता है और कोई वायदा करता है मतदाताओं से और मतदाताओं को मूर्ख बनाकर अगर वह केवल झूठा वायदा कर लेता है और सत्ता में आने के बाद यदि कुछ न करे तो हमारे लोग कहते हैं कि तब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वह भी हो सकता है। कैसे होगा?
इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं हमारी सत्ता आने के बाद हर आदमी को 5,000 या 10,000 रुपए दूंगा, भाई घोषणा तो बड़ी अच्छी कर दी, सबको पसंद भी आ गई, लेकिन फिर उसने बहाना बना दिया, क्या करें इसलिए हमसे गलती हो गई। इससे बचाव का उपाय भी आपको आना चाहिए। मेरा कहना यह है कि यदि हमारे मतदाता जो उस समय राजनेताओं के भाग्य विधाता होते हैं, बाद में तो वही उन सारे समाज के भाग्य विधाता वो लोग हो जाते हैं, और फिर उनके पास कोई हाथ में अधिकार भी नहीं रहता, तो उसका उपाय यही है कि पूरा घोषणा पत्र उस पार्टी के नाम से, उसके पदाधिकारियों के नाम से एक वचन पत्र के रूप में समाज में बांटा जाए, ताकि हर व्यक्ति समझ सके कि अगर यह सत्ता में आया तो यह काम करेगा और इसका काम करने का ढंग यह होगा। अर्थात अब आपके सामने कोई उलझन भरी स्थिति नहीं है। आप भी खुद बहुत ही सिंसियर होकर, बहुत ही जवाबदेह होकर उससे सवाल कर सकेंगे और उसकी जो सीमाएं हैं उनका पालन करेंगे। तो हमारा अनुमान, हमारा कहना यह है कि जो कुछ राजनीतिक दल कहना चाहते हो, करना चाहते हो, उसे लिखित घोषणा पत्र के माध्यम से समाज के सामने जाना चाहिए। अगर कोई लिखित घोषणा पत्र नहीं है तो आप उसे धोखाधड़ी भी मान सकते हैं, रिपोर्ट भी लिखा सकते हैं, और उसे केवल झूठा मानकर उसका तिरस्कार भी कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा है, यह समाज की जागरूकता पर भी निर्भर करता है। इसलिए मैं कहूँगा, औसत संपत्ति अधिकार को ही न्यायपूर्ण आर्थिक अधिकार का आधार मानना चाहिए, और उसके ऊपर संपत्ति कर लगाकर, ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाकर, बजट का खर्च काटकर शुद्ध लाभ को पूरे समाज में बांटते रहना चाहिए। आज की इस कसौटी पर कोई भी राजनीतिक दल खरा नहीं उतरता। यह खरा कब उतरेगा? जब इस प्रकार का घोषणा पत्र आम रूप से समाज में प्रचलित हो जाएगा और हर राजनीतिक दल को जनता को विश्वास में लेने के लिए, सत्ता में आने के लिए वह घोषणा पत्र जारी करने और उसका पालन करने के अलावा कोई रास्ता कतई नहीं होगा कि हमारी बात इधर उधर न जा पाए और लोगों के ध्यान में बात आ जाए। अर्थात यह औसत संपत्ति अधिकार यदि मिलेगा तो फिर कोई खतरा कहीं नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह संविधान का विषय नहीं है। आज संविधान में यह शामिल नहीं है, और इसीलिए मैं आज इस संविधान को भी आपके समक्ष एक धोखाधड़ी के रूप में प्रस्तुत करता हूं। और यदि आपको सही संविधान बनाना है तो यह न्यायपूर्ण आर्थिक अधिकार, सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार, इसी को केंद्र में रखकर आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी। और राजनेताओं द्वारा जो घोषणाएं होती हैं उनको भी उसी कसौटी पर कसकर आपको परखना पड़ेगा, जो जाति के नाम पर या दूसरे किसी भी नाम पर, किसी भी आधार पर गुंडों, बदमाशों, झूठों, लबारों को खड़े करते हैं, आपको उन्हें खारिज करना पड़ेगा। मैं स्पष्ट रूप से यह कह रहा हूं कि धोखेबाज, गुंडे, बदमाशों को अपने हाथों से सत्ता सौंपना
अपना गला खुद ही काटना होगा। और यदि आप खुद ही अपनी गुलामी को आमंत्रित करते हैं तो आपको अपनी ही गलती का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए मैं सत्य और न्याय की बात को सबसे जरूरी मानता हूं और आप लोगों को एक ही सलाह देता हूं, किस पार्टी से कौन खड़ा है, किसका किससे गठजोड़ हुआ है, इन सब बातों पर तो ध्यान दें ही, लेकिन यह जरूर देख लें कि कोई उसके साथ धोखा न कर पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए केवल और केवल एक शर्त आपको लगानी पड़ेगी कि आप अपना घोषणा पत्र यदि स्पष्ट रूप से शपथ पत्र के साथ नहीं संलग्न करते, नहीं देते, आम जनता के बीच में उसे खुले आम नहीं बंटवाते और अपने हस्ताक्षर करके सील मुहर मारकर अगर मतदाताओं को नहीं देते तो फिर आप उस पर विश्वास मत कीजिए। वो झूठा है, बेईमान है, लबार है, पाखंडी है और हाथ से मौका मिलते ही आपको धोखा देगा। क्योंकि जो व्यवस्था आप बनाएंगे उसके बिना, उसकी सत्यता के बिना उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मैं यह बात आज विशेष तौर पर जोड़ रहा हूं कि इस समय भारत के जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनके ऊपर आप गहरी दृष्टि रखिए। यह बात ठीक है कि केवल 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मतदाता तो सबकी बात सुनते हैं। आजकल सुनने के लिए भी सारे रास्ते खुले हुए हैं। उनके ऊपर दृष्टि रखिए और आने वाले समय में एक घोषणा पत्र पूरे वायदों के साथ, जो आप कहते हैं जबानी वायदे करते हैं, ये कहना बंद करिए और बल्कि यह कानून बनवाने के लिए आपको प्रावधान कराना चाहिए, कानून बनवाना चाहिए कि ये जो मौखिक वायदे करते हैं यह वायदे करना बंद हो। और अगर एक भी प्रकरण ऐसा आता है तो आप बाध्य करिए पुलिस को कि पुलिस आपकी रिपोर्ट लिखे। समाज के दबाव में पुलिस ऐसा करेगी, चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगा और सारे राजनीतिक दलों को भी वह बात माननी पड़ेगी। और जब यह बात गंभीर रूप से सारे समाज का व्यापक समर्थन रखते हुए, लेते हुए आगे बढ़ेगी तो हमारे लोकसभा, राज्यसभा और सारी विधानसभाएं इसके ऊपर उचित कानून बनाने के लिए मजबूर होंगी। यह काम शुरू में कठिन लगता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह काम कुछ भी कठिन नहीं होगा। केवल जनता की जागरूकता ही इसमें पर्याप्त है। और इसलिए इस सारे कालखंड को आप व्यर्थ मत जाने दीजिए। धीरे धीरे अगर जो ज्यादा समझदार लोग हैं उन्होंने अपने से कुछ कम समझदारों को यह गंभीर बात बताई तो अंततः यह बात पूरे समाज में हर व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। और उस स्थिति में हम जो इस समाज की कल्पना करते हैं वह एक भय मुक्त और अभाव मुक्त समाज होगा और सब लोगों की सारी आवश्यकताएं हैं। जो आर्थिक क्राइसिस की बात होती है, अभाव की बात होती है, वह किसी के सामने भी उपस्थित नहीं होगा। और आज जिस प्रकार से मुट्ठी भर लोग पूरे समाज को गुलामों की तरह हाँकते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारत में भी समाप्त हो जाएगी और पूरे विश्व में सभी जगह समाप्त हो जाएगी। तो जो
शत्रुता की स्थिति बनी हुई है, जो टकराव की स्थिति बनी हुई है। और मैं बार बार कह चुका हूं, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और किसी कारण से नहीं, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था के कारण हुई है। और पूंजीवाद इन अर्थों में समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। और आज की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति कोरोना की समस्या और पूंजीवाद की समस्या में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, तो मैं कहता हूं पूंजीवाद सबसे खतरनाक है। और अगर आप इतिहास को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि चाइना और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के बीच जो एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने की प्रतिद्वंदता चली थी, उसका परिणाम ही चाइना से यह कोरोना का वायरस बाहर निकल कर आया था। और मैं इसलिए अगर दोनों में तुलना करनी हो और पूछना हो और बताना हो कि पूंजीवाद और यह जो वायरस है जो नित नए रूप बदल रहा है, इन दोनों में कौन सा खतरनाक है, तो मैं कहूंगा कि पूंजीवाद मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है। और इसीलिए विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को इसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज सारी विश्व व्यवस्था इसी प्रकार के थोड़े से धनपतियों के हाथों में सुरक्षित है, आई हुई है। और अर्थनीति, राजनीति, समाज नीति और यहां तक कि न्याय व्यवस्था भी इन्हीं के हाथों में है। और यह सारे के सारे लोभ लालच के शिकार होकर मानवता के विरुद्ध अपराध कर रहे हैं। लेकिन जब यह जागरूकता आएगी तो मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे हर आदमी समझदार बनेगा, राजनेताओं की कथनी और करनी के अंतर को समझ सकेगा और उनके ऊपर न्याय की लगाम लगाकर खुद को सुरक्षित करेगा। और इस प्रकार के धूर्त लोगों को इनकी असली औकात बता देगा और इनसे समाज को बचा पाएगा। अपनी इसी बात के साथ मैं आप अपनी वह बात समाप्त करता हूं और फिर आप अगले कार्यक्रम के लिए पूरी ताजगी के साथ आएं, इसके लिए मैं आपको निवेदन करता हूं। नमस्कार, जय जगत, जय मानवता।